नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मूल अधिकार पढ़े हमने कि किस प्रकार से अपन को संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए, मूल अधिकार दिए, जिसके तहत हम अपने अधिकार के रूप में क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसको समझे। अब अपन को समझना है कि राज्य किस हिसाब से कार्य करेगा, राज्य किस प्रकार से अपनी अवधारणा में लोक कल्याणकारी व्यवस्था करेगा। उसके हिसाब से राज्य में नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य किसको अपना एक चीज, मतलब अपन किसी चीज को देखकर ये करते हैं कि साहब, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को देखकर सीखते हैं कि साहब मेहनत करते रहो, विवेकानंद को देखकर लगते हैं कि साहब ब्रह्मचर्य जिस तरह का व्यवस्था जैसे आपको लगता है अपने आदर्श को देखकर करते हो, वैसे वैसे राज्य किन चीजों को देखकर कार्य करेगा तो उन्हें बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अपन पढ़ेंगे। राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करवाने का जो उद्देश्य होता है, उनकी पूर्ति के लिए ये डीपीएसपी या राज्य के नीति तत्व सहायक होते हैं। इसमें क्या चीज है, क्या नहीं है, अपन को क्या ध्यान रखना है, तो इसके परिचय को देखिए पहले आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए साहब ये लिए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से तो लिए गए हैं, लेकिन हमारे संविधान में कौन से भाग में रखे गए हैं? तो ये संविधान के कौन से भाग में रखे गए हैं? चौथे भाग में रखे गए। भाग चौथे में कौन कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो अनुच्छेद 35 तक तो मूल अधिकार, 36 से लगाकर 51 तक इसको लिया गया है। ठीक बात है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनका क्या एम है, क्या उद्देश्य है इनका? तो उद्देश्य है इनका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है जी। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो आयरलैंड से लिए गए। संविधान के चौथे भाग में 36 से 51 तक अनुच्छेद है। उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये जो राज्य की निर्देशित तत्व है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी आप न्यायालय जाओगे साहब राज्य ये कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर सकते। तो राज्य के जो नीति निर्देशित तत्व है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, परिवर्तनीय नहीं होते हैं। न्यायालय द्वारा इनको परिवर्तन में नहीं लाया जा सकता है। ये होते हैं राज्य के निर्देशित तत्व, और इन्हें राज्य के निर्देशित तत्वों को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। भीमराव अम्बेडकर ने तो किसको कहा था? संविधान के अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था संविधान की आत्मा। लेकिन मूल रूप से अपन कह सकते हैं संविधान की आत्मा राज्य के निर्देशित तत्वों को भी कहा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में लिखे गए हैं और अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक इनका वर्णन है। और ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अपन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बांटे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? अलग अलग वर्गीकृत। हालांकि संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि जिस फिलोसॉफी के आधार पर अपन को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग है वो? एक तो समाजवादी दृष्टिकोण। समाजवादी का मतलब राज्य के पास अधिक से अधिक संसाधनों का केंद्रीकरण हो, राज्य ही शासन करे। तो समाजवादी राज्य की विचारधारा को जो दर्शाता है वो है समाजवादी सिद्धांत। वो कौन कौन से अनुच्छेद है? तो 38, 39, 39A, 41, 42, 42, 43A और 47। गांधीवादी सिद्धांत, जो गांधीवादी की जो फिलोसॉफी थी, दर्शन था, उसी के तहत जो सिद्धांत को है वो है 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। आपको याद नहीं रखना है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात कहाँ है मैं बता दूंगा आपको। उदारवादी एवं बौद्धिक, यानी ऐसे तत्व जिनमें उदारवादी या उदार विचारधारा सम्मिलित है, 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि मोटे तौर से समाजवादी दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण, उदारवादी एवं बौद्धिक दृष्टिकोण के तहत इन नीति निर्देशित तत्वों को 3 भागों में बांटा है अपन ने। अब नीति निर्देशित तत्वों को अपन याद करते हैं। देखो, आर्टिकल 36, 37,
38, 39, 40, इस प्रकार से अपन चलेंगे। पहला अपन लेते हैं अनुच्छेद 36। 36 में वही बात जो 12 में थी, राज्य की परिभाषा। यानी अपन राज्य किसे कहेंगे, तो राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 में भी है और अनुच्छेद 36 में भी है, 37 में। यानी डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा परिवर्तन में नहीं लाया जा सकता। यानी आप न्यायालय द्वारा इस डीपीएसपी को परिवर्तन में नहीं ला सकते। अगली बात, अनुच्छेद 38 में सीधी सी बात ये लिखी गई है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, समाजवादी जो दृष्टिकोण है, उसको परिभूत करने के लिए इसको शामिल किया है। यानी सामाजिक व्यवस्था 38 में क्या है, सामाजिक व्यवस्था। राज्य एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सम्मिलित हो। फिर अनुच्छेद 39 में ध्यान रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाएं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा। तो यहां अपन कह सकते हैं इसमें समानता लाने की बात की गई है। यानी 39A में लिखा हुआ है कि महिला एवं पुरुषों को समान कार्य, पुरुष एवं महिला को समान अवसर मिलने चाहिए, भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो। भौतिक संसाधन यानी किसी एक व्यक्ति के पास सारे के सारे संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो भौतिक संसाधनों का इस तरह से केंद्रीकरण नहीं हो, तो मतलब विकेंद्रीकरण इस प्रकार से हो कि सभी के हितों की पूर्ति होती हो। तो भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं। और फिर 39C में लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था, राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का इस तरह से विस्तार करेगा कि सबके हितों की पूर्ति होती हो। फिर लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन लिखा हुआ है। फिर कर्मकार वगैरह इन सब के लिए जो है उपलब्धियां हैं वो 39 में। फिर है 39A में लिखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो वकील वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता के लिए यह अनुच्छेद 39A के तहत प्रयास किया गया। अब इस हेतु आपने सुना होगा नलसा, सलसा। नलसा आपको पता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1987 के जो एक्ट आया था, 1987 के एक्ट आया था, जिसके तहत इस नलसा की स्थापना की बात की गई और इसको गठन हुआ था 1995 में, ताकि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो नीतिगत तत्व है इसको परिभूत किया जा सके। तो नलसा, ध्यान रखना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था, यानी अधिनियम आया था 1987 में और इसका गठन हुआ था 1995 में। नलसा, सलसा आपने सुना होगा। फिर अनुच्छेद 40 ये बोलता है कि भाई देखो 4 में ऐसे आ रहा है तो पंचायती राज संस्थाओं का गठन। तो अनुच्छेद 40 बोलता है पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो। अनुच्छेद 41 देखो, 41 में कितने, 4 और 1 में कितने का गैप है, 3 का। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अवसर। तो ये 3 है, 1 2 3 और इनमें अंतर भी कितना, 3 का। फिर आता है अनुच्छेद 42, अंतर कितने का, 2 का। तो मानो देखो, अब जब काम मिल गई, शिक्षा मिल गई, लोक सहायता मिल गई तो क्या होगा, काम मिल गई, शिक्षा मिल गई, लोक सहायता मिल गई तो क्या होगा। तो अनुच्छेद 42 में आपको ध्यान रखना है, जो काम मिला है, शिक्षा मिला है, उस हेतु मानवोचित दशाएं, मानवोचित एवं न्याय संगत दशाएं भी होनी चाहिए। एकदम बढ़िया फैसिलिटी में वो काम करना चाहिए। फिर अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग का विकास हो, फिर निर्वाह योग्य मजदूरी हो, ये 43 में है। भाई जब आप मानवोचित दशाओं में काम करोगे तो आपकी जो मजदूरी है इस प्रकार की होगी, निर्वाह योग्य तो होनी चाहिए। अब दिन भर आपसे कट्टे डलवाए और कहते साहब 2 रुपए दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो निर्वाह योग्य मजदूरी होनी आवश्यक है। तो निर्वाह योग्य मजदूरी, कुटीर उद्योग वगैरह अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43B
तो ये लिखा हुआ है सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद 43 भी कब लागू, मतलब कब संविधान में जोड़ा गया, तो 57वां संविधान संशोधन 2011 में। फिर होता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में देखो 4 दोनों समान है, तो समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान सिविल संहिता, यानी जिसके तहत अपने 2 तरह के मुकदमे हैं, दीवानी और फौजदारी। देखो फौजदारी या आपराधिक मुकदमे तो सबके लिए बराबर है, यानी हत्या का दोषी चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको सबको बराबर सजा मिलेगी। लेकिन दीवानी मामले, सिविल जो मामले होते हैं वो अलग अलग है। जैसे मुस्लिमों में तलाक में हो सकता है, तलाक हो सकता है, शादियां और अधिक हो सकती है, लेकिन हिंदू में तो एक शादी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे दीवानी मामले और फौजदारी मामले, फौजदारी बराबर लेकिन दीवानी मामले बराबर नहीं है। तो राज्य ये प्रयास करेगा कि समान सिविल संहिता स्थापित करे। फिर अनुच्छेद 45 देखो 4, 5, 6, यानी 6 वर्ष तक का कोई बच्चा है, 6 वर्ष तक के बच्चों का पोषण एवं अन्य व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। फिर अनुच्छेद 46 में कितने का अंतर, 2 का, तो एसटी एससी के लिए, एसटी एवं एससी के लिए आर्थिक सहायता देगा राज्य, आर्थिक सहायता 46 के तहत। अनुच्छेद 47 में कितने का अंतर, 4 और 7 में 3 का अंतर, यानी एमडीएम, तो 3 से ज्यादा 1, 2, 3, तो मतलब राज्य पोषाहार की व्यवस्था करेगा, पोषाहार, चिकित्सा, गरिमामय जीवन, यानी जीवन का उच्च स्तर बनाने का प्रयास करेगा, जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 में क्या लिखा हुआ है कि जो राज्य क्या करेगा, कृषि व पशुपालन जो हो रहा है, पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन हेतु आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी का विकास करेगा। अब आप देखते हो पहले जो गाय भैंस होती थी वो चाहे सांड हो चाहे मतलब मेल जो भैंसा हो उससे ही संभव हो, लेकिन वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो कृत्रिम विधियों के द्वारा भी क्या हो सकता है, गर्भाधारण हो सकता है। तो कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 48A प्रकृति का संरक्षण, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या क्या शामिल है, वन एवं वन्य जीव इन हेतु संरक्षण हेतु प्रयास करेगा। 49 क्या बोलता है, 49 ये बोलता है कि राष्ट्रीय कोई स्मारक है, स्थान है, वस्तु है, उनका क्या करो, संरक्षण हेतु राज्य प्रयास करेगा। तो फिर 50 क्या बोलता है, एक को तो 5 लिख रहे हो, एक को 0 लिख रहे हो, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। फिर 51 क्या बोलता है, 51 ये बोलता है कि जो विदेश नीतियां हैं, यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वगैरह, ये किस में लिखा, वैश्विक शांति का प्रयास करना, तो ये 51 बोलता है। तो वैश्विक शांति एवं सौहार्द स्थापित करेगा, राज्य जो भी होगा वो वैश्विक शांति एवं सौहार्द स्थापित करेगा। और 51A या क, ये आप पढ़ोगे मूल कर्तव्य, जिसे बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था लेकिन बाद में जोड़ा गया। तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अपन एक एक करके चर्चा करते हैं, राज्य के निर्देशक तत्व किस प्रकार से हैं। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा गया, पहली चीज। तो क्या है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। दूसरा, विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य हेतु संवैधानिक निर्देश एवं सिफारिशें हैं कि राज्य किस प्रकार से कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं, न्यायालय द्वारा इसे प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य में कौन कौन शामिल है? तो मैंने आपको मूल अधिकार के समय बताया था कि संघ एवं विधायिका या कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका एवं कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और विधायिका का मतलब संसद। राज्य में विधायिका यानी विधानमंडल और फिर कार्यपालिका। सार्वजनिक क्षेत्र के कोई उपक्रम हो या राज्य निधि से कोई पोषित संस्थान हो जिसे राज्य फंडिंग करती हो, वो राज्य में आएगा। 37 में कि जो न्यायालय होगा वो डीपीएसपी को परिवर्तन नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 38 समाजवादी प्रकृति का है, जिसके तहत क्या कहे? ऐसी सामाजिक राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उसको स्थापित करने का प्रयास करेगा और किसी भी प्रकार की असमानता इसमें नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 39 समाजवादी प्रकृति का है। 39A बोलता है पुरुषों एवं महिलाओं में समान रोजगार के अवसर। जब इनको रोजगार मिलेगा तो क्या होना चाहिए कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि सभी के हितों की पूर्ति हो। यूं नहीं कि एक व्यक्ति के पास ही सारा का सारा जो संसाधन है केंद्रीकरण हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। यानी राज्य किसी के पास एक, अब टैक्स क्यों लगता है? टैक्स इसलिए लगता है यदि टैक्स नहीं लगे तो लोगों के पास बहुत सारे पैसे हो जाए। तो ये अर्थव्यवस्था में बराबर यानी समानता लाने का प्रयास करता है। पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, यानी पुरुष एवं महिला यदि कोई कार्य कर रही है तो उन कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं को दोनों में समान वेतन मिलना चाहिए। ई क्या बोलता है? कर्मकारों, महिलाओं, बच्चों को बाध्य होकर कोई कार्य नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवा सकते आप। तो 39 कहता है तो राज्य सामर्थ्य के अनुरूप, मतलब जो उनके सामर्थ्य के अनुरूप कार्य नहीं हो तो राज्य उस प्रकार के कार्यों को रोकने का प्रयास करेगा। बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जिसके तहत मैंने आपको बताया था नलसा और सलसा की स्थापना। तो ये सब। अनुच्छेद 40 गांधीवादी प्रकृति का है, जिसमें कहा राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेगा तथा उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। 41 में तीन चीजें आई। गैप कितना? 3 का। तो 3 कौन सी? काम, शिक्षा एवं लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 42 में 2 चीजें आएगी। न्याय संगत एवं मानोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। दशाएं किस पर? काम करने वाले स्थल पर। गर्भवती महिलाओं को अवकाश एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। 43 अनुच्छेद 43 में आपको ध्यान रखना है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43A इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है? क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्या जोड़ा गया? कर्मकार जो भी काम कर रहे हैं उनको भी प्रबंधन में भागीदारी देनी चाहिए। तो देखो आप एक चीज को समझो, देखो पहले रोजगार उपलब्ध कराओ, फिर तो निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध कराओ, कुटीर उद्योग होने चाहिए, फिर क्या दे रहे हैं आप उनको? प्रबंधन में भागीदारी दे रहे हैं। फिर 43B क्या बोलता है कि सहकारिता को प्रोत्साहन देना। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको डाला गया। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता को लागू किया जाए। समान सिविल यूनिवर्सल सिविल कोड, इसका मतलब क्या होता है कि जो सिविल मामले हैं यानी दीवानी मामले और फौजदारी मामले हैं वो सब के लिए क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए पोषण की व्यवस्था, आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। अनुच्छेद 46 ST SC के लिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आर्थिक सहायता एवं शिक्षा का प्रबंधन करेगा। 47 क्या बोलता है? 47 में गैप कितना? 3 का, यानी MDM यानी जो पोषाहार है, राज्य पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। राज्य खतरनाक औषधियों एवं मादक पेय पदार्थ पर भी क्या लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगा। गांधीवादी दृष्टिकोण। तो ये 47 के बारे में ध्यान रखना, यानी जो दारू शराबबंदी वगैरह होती है वो 47 के तहत। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करेगा। पशुओं की जो पशु होते हैं उनकी नस्ल सुधार के प्रयास करेगा
और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करेगा, बूचड़खानों को बंद करने का प्रयास करेगा। 48A अनुच्छेद 48A ये है प्रकृति से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की बात कर रहा है, साथ में वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा उस हेतु प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 में लिखा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान एवं वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कर रहा है। अनुच्छेद 51 में राज्य की जो विदेश नीतियां होती उसके लिए क्या, शांति, विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण एवं न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों एवं कानूनों का सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून वगैरह अपन कानूनों के तहत संधि के पूरा हस्ताक्षर करते हैं तो आप राज्य उसका सम्मान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करेगा। अब मूल अधिकार और नीतिनिषेध तत्वों में कई बार होती है डिफेक्ट, तो इनमें क्या क्या अंतर होता है वो देखो। अब आप यहाँ एक चीज ये भी देख लो, जो मूल अधिकार होते हैं उनको पालन करवाने के लिए आप क्या न्यायालय की शरण ले सकते हो, जबकि नीतिनिषेध तत्वों में न्यायालय की शरण आप नहीं ले सकते। मूल अधिकार तो क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, न्यायालय उसे परिवर्तन करवा सकता है, नीतिनिषेध तत्व परिवर्तन नहीं करवा सकते। इनकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक प्रकृति के, जबकि इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती, सकारात्मक प्रकृति होती साहब। क्यों नकारात्मक, मतलब किसी राज्य में राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। अधिकार क्या है, किसी के खिलाफ भी तो होते हैं, जबकि ये किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं, सकारात्मक प्रकृति रखते हैं। तो ये बातें हैं। वर्तमान स्थिति में देखो तो नीतिनिषेध तत्वों की तुलना में मूल अधिकार श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुच्छेद देखो 39B एवं C नीति निषेध तत्वों में 44 व 19 के, यदि आप एक चीज को समझो, देखो मैंने आपको जो मूल अधिकार करवाया था तो उस समय 13(2) और 368 की लड़ाई भिड़ाई करवाई थी। वो लड़ाई भिड़ाई यहां देखो आपकी अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार 1900 और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों के साथ 39B एवं C के नीति निषेध तत्व अनुच्छेद में मूल अधिकारों से श्रेष्ठ है। मतलब इन 14 एवं 19 से वर्तमान में 39B और 39C यानी भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं कर सकते, राज्य ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा जो सबके हितों की पूर्ति करता हो। उन दोनों, ये दोनों अनुच्छेद हैं वो इन दोनों से क्या है, श्रेष्ठ है। एक बात कई विवादों के साथ में सामने आई, संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 39A, 39, 43A और 48A। 39A में निःशुल्क मतलब समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, नलसा सलसा मैंने आपको बताया। 39 में आपको बताया था पुरुष महिलाओं को क्या समान रोजगार की स्थिति दोगे, जो भी। फिर 43A मैंने क्या कहा कि भाई कुटीर उद्योग वगैरह उसमें। फिर 48A प्रकृति वगैरह, प्रकृति के संरक्षण की बात आई। 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 38 जोड़ा गया, अनुच्छेद 38 में कुछ हिस्से को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 में जो शिक्षा के संबंधित प्रावधान किए गए वो अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़े गए। फिर है 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत कौन सा जोड़ा गया, 43B सहकारिता से संबंधित, सहकारी समितियों का निर्माण हो, ये सब क्या है 43B में। मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों में देखें तो मूल अधिकार तो संविधान लागू होने के साथ ही लागू हो गए थे, लेकिन जो नीति निषेध तत्व थे वो उन्हें धीरे धीरे लागू किया जाएगा, एकदम से लागू नहीं हुए। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यदि इसका अवॉइलेंस मतलब इसका कोई भी कटौती होती, मूल अधिकार का हनन होता हो, वायलेंस होता हो, तो आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायता करते हैं, जबकि ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापना करने में सहायता करते हैं। ये व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं साहब, जबकि ये सामूहिक प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है और इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है साहब। अब ये तो क्या थे, नीति निषेध तत्व। अब अपन बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य में आपको इतना हार्ड लगता होगा, बिल्कुल सरल है। जो अपन आप देखते हो आरबीसी किताबें वगैरह होती है, उनके सब के पीछे ये मूल कर्तव्य लिखे हुए होते हैं।
तो मूल कर्तव्य कोई हार्ड चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मूल कर्तव्य क्या चीजें हैं होती है, बड़े ध्यान से समझो। देखो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जब संविधान लागू हुआ तो मूल कर्तव्य उसमें लिखे हुए नहीं थे, तो फिर मूल कर्तव्य कहां से आए? तो मूल कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय ये जोड़े गए थे। ठीक बात है। कहां से लिए गए थे साहब? ये लिए थे सोवियत संघ से, वर्तमान में जो रूस है। तो ये कहां से लिए गए थे? सोवियत संघ से लिए गए थे। अच्छा ठीक बात है। कितने लिए थे साहब? अपन ने मूल संविधान में, यानी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 10 + 1 यानी 11 हो गए। तो ये 11वां, यानी एक कौन सा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक अपन ने 11वां जोड़ा है। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो ये जो मूल कर्तव्य है वो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो पहले 10 थे, अब एक बढ़ा 86 संविधान 2002 में 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 है, सोवियत संघ से लिए गए। 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया। समिति कौन सी थी? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। अब एक एक को याद भी करना है आपको। याद कैसे करना? बड़े ध्यान से समझना, ट्रिक है, कोई हार्ड नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां तो बाद में देखेंगे। एक हमारे पास एक क्या है? एक संविधान है, एक ध्वज है, एक राष्ट्रगान है। तो जो भी आदर्श है वो सब क्या है? उनका क्या करें? उन आदर्शों का आदर करें। पहले में यही लिखा है। आदर्श कौन से? भारत के संविधान, यानी जो एक चीज है। एक क्या है? हमारा संविधान एक है, राष्ट्र ध्वज एक है, राष्ट्रगान एक है। तो इन सब आदर्शों का क्या करें? आदर करें। फिर दो चीजें जब भी होती तो लड़ाई होती है, नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाओं को हृदय में संजोए रखें। तो दूसरे में क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। तीन में 3 चीजें क्या है? राष्ट्र की एकता, अखंडता। 3 में कितनी चीजें? 3 चीजें, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता बनाए रखें। 4 में देखो 4 चीजें होती। देश के कितने कोण है? 4 कोण है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इन चारों कोनों की आपको क्या करनी है भाई? रक्षा करनी है। तो रक्षा, देश की क्या करें? रक्षा करें। 5 में देखो 5 भाई है, 5 पांडव भी कितने थे? 5। तो इस प्रकार से याद रखो कि भातृत्व की भावना का विकास करें। देश में सामरिक एवं भातृत्व की जो भावना होती है उसका विकास करें। तो 5वें में क्या है? भातृत्व की भावना, भातृत्व की भावना का विकास करें। साथ में और क्या चीजें करनी है? जो महिला होती है, महिलाओं का सम्मान करें आप, महिलाओं का सम्मान करें। तो भाई की भी बात होगी और बहन की भी बात होगी। फिर 6वें में, 6वां और स में संस्कृति, यानी देश की जो सामाजिक संस्कृति है उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। 7 में 7 चाहिए किसका मुझे? पर्यावरण का। तो 7 किसका चाहिए? पर्यावरण का। और पर्यावरण में भी कौन? वन के बाद में झील, नदी और वन्य जीव या पशुओं की क्या करें? संरक्षण करने का प्रयास करें। 8वें में क्या होगा? 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 8 चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करने का प्रयास करें। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होगा तो मानववाद बढ़ेगा, मानववाद बढ़ेगा तो लोगों में ज्ञान बढ़ेगा, यानी ज्ञानार्जन की क्षमता का विकास करें। 9वें में 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हो तो सबका हो जाता है, नहीं तो उससे पहले तो माँ का ही होता है। तो 9 महीने में सार्वजनिक हो जाती चीजें, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें।
और साथ में हिंसा से दूर रहें, लड़ाई झगड़े नहीं करें भाई। 10 जब लोग मिल जाते हैं तो समूह बन जाता है। तो सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सामूहिक गतिविधियों से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब बचता है 11वां, और 11वें में आप सबको पता है, याद ही कुछ नहीं करना है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, और आपको सबको पता है एक एक करके शिक्षा की ओर बढ़ो। तो शिक्षा हेतु जो 6 वर्ष तक का बच्चा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, उन बच्चों की शिक्षा हेतु अभिभावक का प्रयास होगा कि अभिभावक जो भी हैं वो शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो अभिभावक का कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन दे, शिक्षा हेतु व्यवस्था करवाए। तो ये 11वां। अब तो मुझे लगता है कि आपको मूल अधिकार याद, मूल कर्तव्य आपको याद होंगे। तो मूल कर्तव्य भाग 4 क में लिखे गए हैं, अनुच्छेद 51 क में लिखे गए हैं। फिर क्या लिखा गया है कि सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। सुझाव क्या थी? सरदार सरवण सिंह समिति ने केवल और केवल बोला कि 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े, लेकिन जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है, विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित प्रकृति के, यानी न्यायालय में आप जाकर ये नहीं कह सकते कि साहब नहीं, ये मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। पर फिर भी ध्यान रखना, राज्य ने विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम, एक्ट, कानून ला कर इन पर प्रतिबंध लगाया है। आपको पता है, जैसे मूल कर्तव्य पहला है कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इनका सबका क्या करें? आदर करें। अब यदि इसका आप आदर नहीं करोगे तो राष्ट्र ध्वज जो भी उसका एक्ट बना हुआ है उसके तहत आप पर केस दर्ज हो सकता है। तो सबके लिए कोई ना कोई तो केस, जैसे आपने सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ा है तो उस पर आपको केस हो सकता है। तो ये मूल रूप से संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इसको परिवर्तन के लिए लाना है, लेकिन कई प्रकार के एक्ट ला कर इनको परिवर्तनीय बनाया है। यदि संसद चाहे तो उपयुक्त विधि बनाकर इसका क्रियान्वयन करवा सकती है। मूल कर्तव्य संविधान का देखो, पहला क्या था? एक चीज क्या है? संविधान। तो संविधान का पालन करें, और इनकी संस्थाएं कौन कौन सी? राष्ट्रगान, ध्वज, आदर्शों का आदर करें। 2 नंबर 2 चीजें होगी तो राष्ट्रीय आंदोलन, अराष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। तो 1 में 1 संविधान, 2 में राष्ट्रीय आंदोलन, 3 में क्या? 3 चीजें, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 4 में 4 कोनों की रक्षा करें। 5 में भाई की बात होगी, समरसत्ता एवं समान भातृत्व की भावना, और महिलाओं को समान के विरुद्ध हो ऐसी प्रथाओं को आपको त्याग करना है। 6वें में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 किसका होना चाहिए? पर्यावरण का। पर्यावरण में कौन से? वन, झील, नदी एवं वन्य जीव, उसका संवर्धन करें, रक्षा करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। 8वें में ये लिखा हुआ है। 9वें में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10वें में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से देश को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करें। राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन उपलब्धि की ऊंचाई को छू सके। 11 में 6 एवं 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, तो अभिभावक क्या करेगा? उनके लिए क्या करेगा? शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये था अपना मूल कर्तव्य। मोटे तौर से सीईटी के सिलेबस में जो मौलिक अधिकार था, नीति निर्देशक तत्व थे, मूल कर्तव्य थे, इन सब को मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है। इस वीडियो को वापस देखिएगा, समझिएगा। टाइम बहुत कम बचा है, अपना ईमानदारी से अपना 100% देने का प्रयास कीजिएगा। जो टेलीग्राम पर आपको ये नोट्स भेजे हैं उसकी PDF निकलवाइएगा, फटाफट एक बार रिवीजन मार दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। दोस्तों, ये मौके हाथ से निकल जाने के बाद हाथ में कुछ नहीं रहता। जब समय निकल जाता तो कुछ हाथ में नहीं रहता। तो जीवन में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा। यदि आप सफल नहीं हुए तो क्यों ऐसा मौका देना, जब अभी भी आपके पास 5 दिन है, फटाफट सबको रिवीजन मार लो।
एक एक चीज़ को कंठस्थ कर लो और पेपर इतना आनंद से देना कि आपको हर चीज़ आती हो। तो अपना 100% देना, मेहनत 100% देना, मेहनत के साथ में अपना जो भी आपने आज तक का अनुभव साथ में इकट्ठा किया है उस अनुभव का उपयोग लेना। तो मौके सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी कभी भी बार बार मौका नहीं देती। तो बार बार मौके अपन को लेने भी नहीं है, इस बार चप्पड़ फाड़ आप अपना सिलेक्शन लेके ही रहना। और जीवन में मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये आपकी नींव मजबूत हो रही है, और नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही अच्छा बनेगा। तो मकान यदि अच्छा देखना है, लोग नींव को कोई नहीं देखता। यदि आपकी नींव मजबूत है ना, तो आप अपने आप ही किसी भी प्रश्न को टैकल करने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो अपना 100% देना, मेहनत करना, ईमानदारी से जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान सीईटी के चैनल पर आपको तमाम विषयों के पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और इसका अगला वीडियो देखना तो यहां पर आपको जो लिंक दे रखी वहां जरूर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको तमाम नोट्सों की PDF पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।